प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पंजाब में हैं और ताक ताक के हुकूमत पे निशाने लगा रहे हैं। एक तरफ जहाँ उन्होंने IMF की डील की बात की है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस सिर्फ ये रह गई है कि उन्होंने, और उनका काम सिर्फ ये रह गया कि उन्होंने IMF के कर्जे वापस करने हैं, और डील कितनी नाक़िस और कमज़ोर थी इस पर उन्होंने बात की है। साथ ही साथ वो हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत तंग है, परेशान है। तीसरा, उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस की गैर मौजूदगी को तनकीद का निशाना बनाया हाउस में कि वो हाउस में आते नहीं हैं। उनसे सवाल किया गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद नहीं है, तो इसमें ऐसे में क्या आपको नया लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं चाहिए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो उसका जवाब दिया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बात की बात है, लीडर ऑफ द हाउस तो पहले हाउस में आए। अगर आपने तब्दील करना है तो पहले उनको तब्दील करें, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन को तब्दील करें। तो आज दिन भर, कल भी बिलावल भुट्टो साहब के निशाने पर रही है हुकूमत, पंजाब की हो या वफाक की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर्स निशाने पर रहे हैं। दूसरी तरफ आज उन्होंने ये भी इंतज़ार दिया कि अगर मरियम साहबा उनको बुलाती हैं तो वो फिर मिल बैठने के लिए तैयार हैं, वो उनकी दावत कबूल करेंगे, उनके साथ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा होता है, ये उनकी ऑफ़र तो है, लेकिन क्या इस वक्त PMLN को भी ये सूट करता है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर दोबारा से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाए? क्योंकि खामोशी मसलहतन है तो फिर तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और एक और चीज़ जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दी। जलसे में ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि उस मुल्क में या उन कौमों में कभी इंसाफ नहीं हो सकता, वो तरक्की नहीं कर सकते जहाँ पर बड़े चोर तो लंदन में जाके बैठ जाएं और छोटे चोरों को आप पकड़ते रहें। लेकिन सवाल ये है हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और पंजाब की हुकूमत से कि वो बड़े चोर जो बाहर गए उनको आप वापस लाने के लिए इक़दाम क्या कर रहे हैं? वो आप बार बार आपके सामने वो एप्लीकेशन आती है जिसमें आपने उनके क़याम को बाहर तोसी देने ना देने का फ़ैसला करना है, और आप उनकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे। आप रिजेक्ट करेंगे तो कानून उनके खिलाफ हरकत में आएगा। तो हुकूमत क्यों रिजेक्ट नहीं कर रही नवाज शरीफ साहब की वो एप्लीकेशन जो आती है कि जी उनको मजीद क़याम में तोसी दी जाएगा, वो तोसी नहीं दी जा रही लेकिन उसको रिजेक्ट भी नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें जिस पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे शौकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब का बयान सुनवाता हूँ जिसमें वो आज उन्होंने बड़ी परेशानी का इजहार किया कि ऐसे फिर कौमें तरक्की नहीं करती कि जहाँ बड़े चोर जाके लंदन में बैठ जाएं और आप यहाँ छोटे चोरों को पकड़ते रहें। ज़रा सुनवाइए जी। कौमें तबाह हो जाती है जब छोटे चोरों को पकड़ो और बड़े चोर बड़े बड़े वाहनों में फिरें, लंदन जाएं, बड़े बड़े घरों में रहें। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब्बासी साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़े चोर बाहर चले जाएं और आप छोटे चोरों को यहाँ पकड़ते रहें, इंसाफ नहीं हो सकता, कौमें तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 3 महीने होने को हैं, आपकी हुकूमत ने, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार दिया था कि आप फैसला करेंगे कि उन्होंने बाहर क़याम, उनकी तोसी होनी है उनके क़याम में या नहीं, तो पंजाब हुकूमत क्यों ये फैसला नहीं कर रही कि उनकी जो एप्लीकेशन आई है मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उसको रिजेक्ट कर दे, ताकि फिर उनको मफरूर करार दिया जाए, उनके खिलाफ ना उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए, उनको एब्सकॉन्डर करार दिया जाए। ये तभी होगा ना जब हुकूमत पंजाब रिजेक्ट करेगी। क्या मसला था सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया प्रोग्राम के लिए। देखिए, इमरान खान की साहब की तकरीर में एक निज़ाम की बात की है। एक निज़ाम है जिसके तहत ये चल रहा है। उस निज़ाम का बदकिस्मती से इमरान खान साहब भी हिस्सा हैं, उसका मैं भी हिस्सा हूँ, उसका आप भी हिस्सा है। आपको याद होगा 3 महीने पहले जब आप सुबह शाम आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स इतने हो गए, आप गिर गए, आप ये हो गया, ये जालिम हैं, ये फाशिस्ट हैं, ये बंदों को मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के अलग आंसू बह रहे थे, नून के अलग बह रहे थे, मीडिया के अलग आंसू निकल रहे थे, और हम जाहिर है उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और वो जो दबाव आपने हम पे डाला, हम ये समझते खुदा ना खास्ता मियाँ साहब पे कुछ हो जाता है तो ये कौम तो इस तरह की है जो ये समझेगी कि हमने शायद। सर मैंने तो सवाल अब्बासी साहब ये किया ही नहीं कि आपने क्यों जाने दिया। तमाम मैं तो ये कह रहा हूं सर, उसके बाद जब आपको ये थॉट आया कि गलती हो गई, वो चले गए, तो अब आपके पास इख्तियार है ना कि आप उनको वापस लाने की कोशिश करें, और आपको पंजाब हुकूमत को इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ना, उस इख्तियार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपका सवाल सुना ना, मेरा जवाब, मैं उधर आ रहा हूँ, मेरा जवाब सुन लें। मैं उस निज़ाम की बात कर रहा हूँ, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, उस माशरे के उस फाइबर की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने और मैंने यही सीखा है कि बड़ा आदमी जो है उसका प्लेटलेट्स काउंट मैटर करता है, और छोटे आदमी
चाहे वो 80,000 या 60,000 में से 10% लोग दिल की बीमारियों के मरीज हों, उनके लिए ना आप आवाज उठाते हैं, ना कभी मेरी असेंबली का इजलास प्रोरोग होता है। आप अस्तागफिरुल्लाह भाई साहब, आप हुकूमत में हैं या ऑपोजिशन में हैं? ये आप किस पर तनकीद कर रहे हैं? ये किस पे तनकीद कर रहे हैं आप सर? मैं तो समझ रहा हूँ आप हुकूमत में हैं। मैं अपने आप पे तनकीद कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं सुन लेना आप जरा मुझे मैं अपने आप पे तनकीद कर रहा हूँ, आप पे तनकीद कर रहा हूँ, उस मुआशरे पे तनकीद कर रहा हूँ जो मैंने इनहेरिट किया है। मेरे भाई रातों रात ना कानून बदलते हैं, ना माइंडसेट बदलते हैं, ना मुआशरे की वो फाइबर बदलती है जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं। लिहाजा हुकूमत भी एक उस मुआशरे का एक अहम रुकन होती है, लेकिन सारा अब्बासी साहब फिर आप ये भाषण जो रोजाना हमें देते हैं कि निजाम कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती और कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, और ये सब आपकी राय इस पर, ये जब हम ये फिर तकरीर में रोजाना कहते हैं कि कौमें जनाब ऐसे तरक्की नहीं कर सकती, कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, दो इंसाफ नहीं हो सकते, इंसाफ एक होना चाहिए और जो बड़ा चोर है और छोटा चोर है एक जैसा। तो सर ये जब एक ओवरनाइट जब तब्दीली नहीं आ सकती, जो कि अब्बासी साहब कह रहे हैं, और वो खुद अपने ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो ये भाषण किस काम का सर? देखिए मैं अगर एक जुमला और ये साहब इजाज़त से बोलूं ताकि बात को कंक्लूड हो जाए, और ये साहब अगर मैं एक जुमला और मुकम्मल कर लूं, अगर मैं एक जुमला मुकम्मल करूं, मैं मुझे इन्होंने रोक दिया था, मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम उस मुआशरे की तरफ जाना चाहते हैं और इस तकरीर का मतलब है कि आप भी आइंदा के लिए इस निजाम के लिए आवाज उठाएं, इसके खिलाफ ना खड़े हो जाएं। जब आप लेकिन ये आपने अभी भी नहीं बताया, लेकिन ये अभी आपने अभी नहीं बताया कि ये मजबूरी क्या है जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत नहीं फैसला कर पा रही उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। ये मजबूरी आप है, ये मजबूरी वो मुआशरा और मुआशरों की तब्दीली मेरे भाई रातों रात नहीं होती, ये तो आती है माइंडसेट तैयार करना जिसके लिए और ये साहब कानून बनाए। ये मार्फत की बातें शायद मेरी समझ में तो नहीं आ रही कि मैं कैसे जिम्मेदार हूं और मुआशरा कैसे जिम्मेदार है। कहते हैं हम लोगों को मारना चाहते हैं जी। और ये साहब देखिए, जिस दिन नवाज शरीफ साहब जहां से गए थे उस दिन मैंने यही कहा था कि ये एक ऐसा फैसला है कि जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ पांव बन चुके हैं, वो अब उन्हें वापस लाने के लिए कोशिश भी करे तो शायद ना ला सके। उसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली बात तो है कि एक ऐसे आदमी को एक ऐसी जगह पे भेजा गया है जहां आपका कानून नहीं चलता, जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है। दूसरी बात यह है कि एक कैदी के ऊपर वो कानून इस्तेमाल किया गया है जो इंटरनेशनल जो प्रिजनर्स राइट्स है उसका भी कानून नहीं है। जो इंटरनेशनल प्रिजनर राइट यूनाइटेड नेशन का, वो कहता है कि उसको हर तरह की तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन जेल के अंदर, यानी उसके लिए तमाम डॉक्टर्स भी बंदोबस्त करें, लेकिन जेल के अंदर। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस जामन को आपने जमानत पे रखा है, उस जामन की भी कोई हैसियत नहीं है कि वो एक शख्स को लंदन से पकड़ के ले आए। अगर वो जाके उसको कहे कि तुम मेरे साथ चलो, और वो दूसरा आदमी जो है वो लंदन में एक दरख्वास्त दे दे कि मुझे किडनैप किया जा रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ के दिल में कोई रैम डाले और वो वापस आने की कोशिश करें और इस मुल्क में आए, और ये मुल्क जो है 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया है, उस धरती पे आके बैठे, इसकी खिदमत करें आके। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे शहर साहबा मुझे ये बताइएगा कि जो IMF के साथ डील हुई, बल्कि अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ पहले, वो इरशाद साहब मुझे एक चीज़ पहले ये बता दें, वो सवाल जो मैंने पहले अब्बास साहब से भी किया, आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगे कि हुकूमत के पंजाब जो है उसके नज़दीक कौन सी मसलहत ऐसी है जिसकी वजह से वो नहीं नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही, वो लेकर बैठी हुई कह रही थी कि जी आपने मेडिकल रिपोर्ट साथ नहीं लगाई, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते आप वहाँ पर क़याम करें, तो आप रिजेक्ट करें ना उनकी एप्लीकेशन को, आप कहें कि जी हमने नहीं आपको इजाज़त दी है। देखिए, बात यह है कि अब्बासी साहब तो जवाब दे रहे हैं अपनी हुकूमत की तरफ से। बात यह है कि जो फैसला अदालती है वो बहुत बड़ी रुकावट है हुकूमत के लिए भी। आपने उनको इलाज के लिए भेजा है और ये कहा है कि इलाज के बाद वो वापस आ सकते हैं, और अगर उन्हें मज़ीद भी ज़रूरत हो, मज़ीद अरसा दरकार हो, मज़ीद मुद्दत दरकार हो, तो वो भी हुकूमत पंजाब पाबंद है इस बात की कि वो उनको मज़ीद मोहलत दे। आप एक फ़ैसले के, यानी हुकूमत पाबंद है, ये रियासत पाबंद है,
तो हुकूमत पंजाब को या हुकूमत पाकिस्तान को मैं तो नहीं समझता कि हम मजबूर कर सकते हैं या उन पर कोई तानाजनी कर सकते हैं कि जी वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। लेकिन उनके पास ये इख्तियार है, उनको ये मालूम है, उनके पास ये इख्तियार तो जरूर है ना कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स को देखे और फैसला करे कि आपको मजीद कयाम की जरूरत अगर नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं, ये तो हकीकत है कि मियाँ साहब का इलाज होने वाला है, अब वो ताख़ीर कर रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, मरीज़ की मर्ज़ी है। देखें ना, जो फ़ैसला है वो सारे इख्तियारात आपने मरीज़ के हवाले किए हैं, ना हुकूमत के पास कोई इख्तियार बचा है, ना रियासत के पास बचा है, ना इवन अदालत के पास बचा है। इख्तियार है मरीज़ को, मरीज़ के लवाहिकीन को कि जब वो मुतमईन हूँ, वो समझें कि अब मरीज़ की हालत बेहतर है, मरीज़ ने इलाज मुकम्मल करा लिया है, वो ठीक हो, फैसला आप तो इसमें पंजाब हुकूमत का क्या किरदार है? तो पंजाब हुकूमत का सिर्फ ये किरदार है कि वो हमारी और आपकी तरफ से, हमारी तरफ से तनकीद बर्दाश्त करे और वो रोज़ रिपोर्ट तलब करे और रिपोर्ट पर यह फ़ैसला करे कि जी ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जब आना चाहें। बिल्कुल जो औरिया साहब ने कहा है कि जब उनके मरीज़ के दिल में रहम आ जाए कि जी ये कौम अब बहुत तरस गई है हमारी शक्ल देखने को या हमारी बातें सुनने को, तो वापस आना चाहें आ जाएं, वरना हुकूमत पंजाब के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है कोई इख्तियार बचा नहीं है। यहाँ आके कमज़ोरी है जनाब इमरान खान साहब तो बेसिकली इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि दो नहीं एक निज़ाम होना चाहिए और कोई आए और ये निज़ाम कायम करे। आगाज़ नहीं वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन अपने साथियों से आगाज़ करें, अपने घर से आगाज़ करें, उसके बाद देखें कि कैसे वो अमल दरामद। सैयद साहब, ये मुझे IMF के पास तो जाते लेकिन अपनी शराइत पर जाते हैं। भाई जिसने कर्जा देना शराइत तो उसकी मानी जाती हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं। जी सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहूँगी कि छोटे डाकू बड़े डाकू, तो मैं इरशाद साहब की बात को सेकंड करूँगी। मैं कहूँगी कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब अपने घर से इफ्तिताह करें, अपने करीब के डाकू ढूंढें, पता करें कि जी हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने रिमूव किया था, दवाइयों की कीमत महंगी हुई थी, क्या तहकीकात हुई, पता करें कि मालम जब्बा पे क्या तहकीकात हुई। पेशावर हाई कोर्ट की बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस थी तहकीकात के लिए, BRT के मंसूबे पे उसको रुकवाने के लिए FI की इंक्वायरी के उस पर तहकीकात करते जो है वो बिलियन ट्री सुनामी का जो है बड़ा इशू है करप्शन का, उस पर तहकीकात करते, फॉरेन फंडिंग केस पे तहकीकात करते, अपने करीब में देखते देखते कि उनके वज़रा क्या कर रहे हैं, 80-80 लाख की गाड़ियाँ क्यों ख़रीदी गई, डैम फंड का क्या हुआ, गाय भैंसें बेची प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो क्या हुआ, एक इफ्तिताह पे जो है यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ, बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज़ के इफ्तिताह हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इन पर खराजात हुए, वो रकम कहाँ गई, वो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ गई, वो गवर्नर हाउस की लाइब्रेरीज़ कहाँ गई। तो मेरा ख्याल है ज़रा सा अपने करीब जो है वो नज़र डालें, करीब की नज़र जो है वो दुरुस्त हो तो मेरे ख्याल में फ़ैसले दुरुस्त होते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि मैं उस पर भी ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी कि नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया। देखिए, ये जो अगर अपोजिशन शोर मचा रही थी तो रिपोर्ट्स तो जो है वो हमें हुकूमत की तरफ से आ रही थी ना, हुकूमत की वज़ीर सेहत थी, हुकूमत की कायम की हुई डॉक्टर्स की टीम थी, हुकूमती ज़राए से रिपोर्ट्स आ रही थी। तो बताएं व्हाट वाज फिशी इन दैट? क्या वो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि वो उनकी टीम भी जो है वो नाअहल है, नालायक है, झूठ बोलती है, उनसे सच नहीं बताती। तो ये कितना झूठ बोला गया और उसके असरात क्या होंगे और इनकॉम्पिटेंस के असरात क्या होंगे, इसको भी ज़रा सा इस पर नज़र डालें। और देखें, जब भी मैं मानती हूँ IMF के पास जाना चाहिए था, ज़रूर जाते, लेकिन कब जाते, कैसे आप नेगोशिएट करते। हर जो मुल्क होता है वो अपने जब नेगोशिएशन करता है, पहली बात है कि टाइमिंग, आप पहले आपकी तैयारी नहीं थी, आप कन्फ्यूजन का शिकार रहे, आपने डिले किया, फिर आप इधर उधर से पैसे मांग के लाए, आपने मुल्क की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर उसके बाद आप IMF से उनकी शराइत पे पैसा लेकर आए, फिर आपके अंदर अहलियत नहीं थी, आपने उनसे भी झूठ बोला, आपने उनको झूठे टैक्स के टारगेट्स दिए, आपके FBR के चेयरमैन गायब हो चुके हैं, सुना है स्टेट बैंक के भी जाने वाले हैं, आपने को फाइनेंस मिनिस्टर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनको आपको तब्दील करना पड़ा। तो पहले तो ये माने ना कि आपने कौम से इतना झूठ बोला, आपने अनरियलिस्टिक बातें की, आपने IMF से भी झूठ बोला, आपने बग़ैर किसी होमवर्क के नेगोशिएशंस की, और अब आप अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस का पूरा बोझ पाकिस्तान की अवाम पे डाल रहे हैं। दोबारा खुशामदीद। बासी साहब, जो महंगाई, जिस महंगाई की वजह से आप परेशान हैं, सब परेशान हैं, आप खुद भी परेशान हैं, हुकूमत के लोग भी,
उसकी वजह बताई है बिलावल साहब ने, और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि IMF के साथ डील आपकी कमज़ोर थी, उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऐड किए, सब्सिडी ख़त्म की, आपको नए टैक्सेस लगाने पड़े और जाहिर है उसका बोझ आवाम के ऊपर आया। तो अगर आप डील अच्छी बना लेते IMF के साथ तो ये इसका जो बोझ है वो गरीब आवाम पर ना पड़ता। तो ये क्यों डील अच्छी नहीं की आपने सर? देखिए बिलावल साहब ज़ाहिर है वो अपोजिशन है और पंजाब में उनको 1,500 और 1,200 वोट पड़ा हुआ है, जहाँ PTI को और नून को लाख सवा लाख वोट पड़ा हुआ है। तो उनका पंजाब में आके अपोजिशन करना उनका हक है, वो आएँ अपनी सियासत करें। और महंगाई है और उसके लिए कोई अगर लोग समझते हैं कि बिलावल साहब के पास कोई महंगाई का इलाज है या बिलावल साहब के पास कोई गवर्नेंस का इलाज है या सिंध में जो गुलो गुलजार उन्होंने 12 साल में कर दिया है, जो सिंध में उन्होंने भूख और नंग ख़त्म कर दी है, जो सिंध में जो गुर्बत है जहाँ लोग औरतें प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उनकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चे मर जाते हैं, और जहाँ सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब कराची का उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया उनकी हुकूमत ने। अगर बिलावल साहब समझते हैं कि वो ये छोड़ के पंजाब में आएंगे और उनका हक तो है वो आके अपोजिशन करें, लेकिन अपोजिशन करने के लिए वो कहते हैं ना लुक हु इज़ टॉकिंग, जो जिन्होंने 12 साल मुसलसल कुछ ना किया वो करेंगे। अब चलें दूसरी बात, ये महंगाई है, हम आपको बता रहे हैं कि महंगाई क्यों है। ज़रूर आटे का मसला हुआ, हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। चीनी का मसला हुआ, हम समझते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जहाँ पे हुआ है आपको करके दिखाएंगे, बंदे पकड़ के दिखाएंगे। लेकिन क्या 20 अरब डॉलर का खसारा इमरान खान की वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुई और डिवैल्यूएशन की वजह से महंगाई हुई? क्या PIA इमरान खान ने डुबोया, स्टील मिल इमरान खान साहब ने डुबोई? क्या बिजली के मंसूबे महंगे से महंगे इमरान खान साहब ने लगाए कि आज हम सर्कुलर डेट के लिए लोगों पर टैक्स डाल रहे हैं? क्या जो LNG जो इस वक्त मार्केट में $3 की मिल रही है और शायद खाकान अब्बासी साहब ने $8 फी MMBTU का 15 साल के लिए हमें पाबंद किया, वो जो महंगी LNG जिससे बिजली बन रही है महंगी, जिससे गैस महंगी बन रही है, और वो आज हमें महंगाई का जोर है, उसमें इमरान खान हुकूमत का कसूर है। हमने तो पिछले 1 साल में ठीक है महंगाई की है, लेकिन हमने ख़जाने का रुख मोड़ा है। पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट गिर रही थी, पहली दफ़ा 2% बढ़ी हैं, जिसमें चमड़े की एक्सपोर्ट बढ़ी है, टेक्सटाइल की बढ़ी है, और इंपोर्ट पे ड्रास्टिक तब्दीली आई है। करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ है, स्टॉक मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। ये सारी बातों के बावजूद अभी हमने गरीब को रिलीफ नहीं दिया। ये ऑपोजिशन जो है ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रही है कि हुकूमत रिफॉर्म कर रही है, मुश्किल टाइम है, हम खजाने को भर रहे हैं और वो हमें रिलीफ पे टारगेट कर रहे हैं। हम समझते हैं ठीक है बिलावल साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी अवाम में, जो उनकी गवर्नेंस है या जो उनके वालिद साहब के केसेस हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। हमारे यहाँ तनकीद है, हमारे यहाँ भी लोग तनकीद कर रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत ने मुआशी इशारे ठीक किए, इकोनॉमिक इंडिसेस हमारे ऊपर गए, पूरी दुनिया के टॉप के इदारे चले बड़ा तफसील से जवाब आ गया जज करते हैं। सर साहब ये IMF वाली बात का तो आपको बड़ी तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने दे दिया। आखिरी जुमला जी सुने मैं आपको आखिरी जुमला बोलूं कि हम इंशाअल्लाह इस महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। जो IMF के पास हम गए हैं वो इनकी वजह से गए हैं। अगर हम पेमेंट्स ना करते मुल्क दिवालिया हो जाता। ये तो बैठ के हंसते, ये तो तबाह बर्बाद करके चले गए थे। राइट जी, कोई लंदन भाग गए हैं, कोई शायद सरे महलों में भाग गए। ठीक है सर, आखिरी जुमला आपका इस मुल्क को ठीक करना है, इंशाल्लाह जिम्मेदारी है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज एहसास का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के गरीबों की गुर्बत को कम करने की कोशिश करेंगे। जवाब देना सर साहब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और फ्रस्ट्रेशन निकल गई होगी। जी देखें, बात यह है कि हुकूमत जो है इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकले ना कि आपने सिर्फ जो है एक बयानिया बना के ऑपरेशन को बुरा भला कहना है अपोजिशन को, तो मैं समझती हूँ कि फिर इनकी कोई कारकर्दगी नज़र आए। देखें, ये IMF का कर्जा यकीनन पहली दफ़ा नहीं लिया गया, इससे पहले जब हम आए थे तब भी कर्जे थे, लेकिन और हर हुकूमत कर्जे अदा भी करती है, लेकिन कोई हुकूमत इतनी जो है इल प्लान्ड नहीं होती कि आपका कोई होमवर्क ही नहीं है, आपने अपनी जो है नाकस कारकर्दगी का शिकार पाकिस्तान के अवाम को कर दिया और आपको उसका एहसास ही नहीं है। आप ये देखें कि जब भी कोई इशू आता है, कोई बहरान आता है, तो वज़ीर आज़म साहब उसको दुरुस्त करने पे तवज्जो नहीं देते,
वो अपने सोशल मीडिया की मीटिंग बुलाते हैं, वो अपने स्पोक्स पर्सन की मीटिंग बुलाते हैं, वो ये देखते हैं कि कैसे नया नरेटिव बिल्ड किया जाए और कैसे अपोजिशन को बुरा भला कहा जाए। देखिए बात यह है कि अब बहुत हो गया, आपने बहुत हमें बुरा भला कह दिया, अब तो आप देखें कि आपकी क्या तैयारी थी और आप जो असल जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। अगर आप जो है वो हमें बुरा भला कहते रहेंगे तो आप कभी दुरुस्त सिमत एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, बेरोजगारी जिस हद तक बढ़ गई है, अब आप आपके गरेबान पूछेंगे, अगर आप पुरानी स्कीम्स के ऊपर नई तख्तियां लगाते रहेंगे तो मैं कहूंगी आप एतराफ करते हैं कि पुराने प्रोग्राम सब दुरुस्त है, आप इनकॉम्पिटेंट है, कुछ बेहतर नहीं कर सकते। इन्होंने कहा जी इंपोर्ट कम हो गई, आपकी हर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी प्रोडक्शन, आपकी टेक्सटाइल, आपकी ऑटो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आपका रियल एस्टेट बंद पड़ा है और आप जो है पता नहीं किस में गफलत में है। चले मुझे जरा शायद साहब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जरा चाह रहा हूँ कि औरिया साहब से और इरशाद साहब से उसको डिस्कस करूँ, और वो ये है कि एक इंदिया दिया गया या सवाल के जवाब में जो ख्वाहिश का इजहार किया बिलावल साहब ने कि अगर मरियम साहब बुलाती हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा मिलने के लिए। उनकी पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PMLN की स्ट्रेटजी ये नहीं है कि अपोजिशन के साथ मिलकर चले। इस बात के कितने इम्कान है? पहले सुन लीजिए बिलावल साहब ने कहा क्या, फिर मैं औरिया साहब से और इरशाद साहब से इसका जवाब लेता हूँ। सुनिए ज़रा। मरियम नवाज से मुलाकात का इम्कान है? इंशाल्लाह अगर मरियम नवाज साहिबा मुझे दावत देता है मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। और ये साहब इसका कोई इम्कान है? PMLN को सूट करता है इस वक्त कि वो बिलावल साहब को फिर बुलाएं, आइए बैठते हैं और मिलकर ऑपोजिशन करते हैं? इस वक्त तो ऑपोजिशन बिखरी हुई दिखाई देती है। देखिए मैं खैर दोनों की सूट नहीं कर रहा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बिलावल अगर अपोजिशन करना चाह रहे होते तो मौलाना फजल रहमान का धरना ही काफ़ी था, उस वक्त ही सब कुछ सामने आ जाता। और एक देखें कितनी बड़ी तैयारी से वो कहाँ से लोगों को लेके आए थे, और उस वक्त दोनों गायब हो गए थे, कोई भी नहीं था वहाँ पर। वो बेचारे महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके साथ मुस्तकिल तकरीरें सुनने खड़े हो जाते थे और बेचारे अपने सर को खुजाते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, अपोजिशन इस वक्त को कत्तन किसी की कोई तैयारी मुझे नहीं नज़र आती कि वो इस वक्त एक अपोजिशन कर रहे। बयान है, असल मसला ये है ना कि पाकिस्तान में 24 घंटे का जो एक पाकिस्तान टेलीविजन चैनल शुरू हो गए हैं और इतने ज़्यादा शुरू हो गए हैं, तो उनका अगर आप पेट नहीं भरेंगे तो आप गायब हो जाएंगे। लोगों के दिलों से भी क्या गए तो फिर तेरी बस में ख्याल से भी गए वाली बात हो जाती है। तो इसलिए चल रहा है, वरना इस तरह की अपोजिशन की तहरीक मूवमेंट ये इस तरह हुआ नहीं करती। और वो बहरहाल बिलावल साहब मरियम बुलाएगी, कितना बड़ी शर्त है इसमें। ये बार बार अगर आपने बाकी करना है तो यू शुड टेक इनिशिएटिव। औरिया साहब लेकिन बार बार जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी मार्च में मार्च होगा, आज खैर उन्होंने कह दिया कि मार्च में हो या अप्रैल में हो, लेकिन वो होगा। अब बार वो इंडिया यही दे रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें मिलेंगी। वो ये भी कह चुके हैं कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाएंगे उन्हें मनाने के लिए। क्या मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे और दोबारा से कहेंगे चलें गलती आपसे हो गई, आप आएँ दोबारा मिलकर बैठते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान दोबारा जो है वो किसी के शिकंजे में आ जाएंगे और क्या अपोजिशन दोबारा मिलकर बैठ जाएगी? ये किस बुनियाद पर, ये किस होप पर राना सनाउल्लाह ये बातें कर रहे हैं? देखें 2008 से लेके आज 2020 हो गया, ठीक है। अगर आप 2008 से प्रोग्राम टीवी के निकालने जिनमें प्रेडिक्शन शामिल थी सियासी, तो आपको ऐसा लगेगा बस अभी जरदारी की हुकूमत गई, अभी तो हेलीकॉप्टर आ गया, अभी तो उसमें बिठा के उनको ले जाएंगे, अभी नवाज शरीफ की हुकूमत गई चला गया, ये क्या आ गया, ये शायद खान अब्बासी भी कुछ अरसे के लिए अरेंजमेंट्स। डेली हम खबरें सुनते थे और जिंदा रहते थे। एक पॉलिटिकल नजूम है, एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं सियारा शनासी है, एस्ट्रोनॉमी है जो चल रही है, और वो उससे करते या तो कोई पता चले ना कि उस मार्च में कोई अचानक को आतिश फशां फटेगा, लोग खड़े हो जाएंगे, क्या होगा पाकिस्तान की। देखिए मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ बहुत तफसील से, जिसने भी पाकिस्तान की 70 साल की सियासत देखी है, पाकिस्तान की कौम एक घंटे के लिए भी महंगाई के बुनियाद उसूल इशू के ऊपर कभी सड़कों पर नहीं आई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है मुझे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आकर सदाकत अली अब्बासी साहब के पास जाऊँगा और मैं उनसे पूछूंगा कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब तो ये ख़त लिख रहे हैं कि जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन चूंकि आ नहीं रहे, इजलास का हिस्सा नहीं बन रहे, इसलिए उनको तब्दील किया जाए। तो फिर बिलावल साहब का ये आर्गूमेंट तो वैलिड हुआ ना कि जनाब कायदे ईवान जो है वो भी तो नहीं आ रहे, पहले उनको तब्दील किया जाए। तो इसका क्या जवाब है हुकूमत के पास? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल साहब की आज बहुत बात हो रही है क्योंकि वो जो है वो ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा पंजाब में। तो आज उन्होंने एक और बात की लीडर ऑफ द हाउस के हवाले से, लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपोजिशन लीडर का फैसला तो अपोजिशन की क़यादत अपोजिशन ही लेंगे, हुकूमत नहीं लेंगे। और जहां हम भी चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर ज्यादा हाउस में आए, वजीर आजम तो भी हाउस में नहीं आ रहा है। तो अगर इस किस्म की बात है तो पहले आप वजीर आजम को चेंज करें, लीडर ऑफ द हाउस को चेंज करें, फिर भले हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी चेंज करें। जी बासी साहब, हाउस में आ तो वजीर आजम भी नहीं रहे, लेकिन आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को तब्दील करना चाहते हैं सिर्फ। असदुल्ला, मुझे लगता है बिलावल साहब की थोड़ा सा कोई यादाश्त का मसला है। अभी चंद ही दिन पहले जब टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए थे तो इमरान खान साहब हाउस में थे। फिर गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर आज़म से नहीं चलती, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो बिज़नेस चल रहा होता है, जो लेजिस्लेशन हो रही होती है, जो मिनिस्ट्रीज़ पे सवाल होते हैं, वो सवालों के जवाब रिस्पॉन्डिंग लोग दे रहे होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग लोग होते हैं, रिस्पेक्टिव लोग होते हैं उस फील्ड के, वो दे रहे होते हैं। वज़ीर आज़म हैं बिलावल साहब। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो, वैसे मेरा ख्याल था कि आज बहुत सारे सहाफ़ी इकट्ठे हुए थे तो बिलावल साहब से वो बात भी कर लेते, जो वो एक वहाँ पे सिंध में एक सहाफ़ी का मतलब बेदर्दी से कत्ल हुआ है और वो अलेजेडली उन्होंने पहले एक बयान भी जारी किया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो मेरा ख्याल था कि आज वो भी उनसे बात पूछ ली जाती। ज़्यादा सवाल वो सिंध के हवाले से करते ताकि वहाँ गवर्नेंस का इशू है। तो बहरहाल ये तो जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है तो आप देख लें कि वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जितना अरसा वो असम्बली में रहे, उन्होंने सिर्फ नैब के ख़िलाफ़, अपने केसेस के ख़िलाफ़, शाहिद खान साहब के केसेस के ख़िलाफ़ या जो दीगर उनके करप्शन के केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ तकरीरें करते रहे और नैब को कोसने देते रहे। और उसके बाद वो जैसे होता है कि अपोजिशन उनकी लंदन में ही है और वहीं से अपोजिशन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एतराज़ उनका जेन्युइन है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत पूरा सीना तान के खड़ी है पार्लियामेंट में और अपोजिशन की हर जायज़ सवाल और जायज़ तनकीद का जवाब दे रही है। ठीक है। अच्छा सहर साहबा, एक तरफ तो आप चाहती हैं कि मरियम साहबा अगर बुलाएं तो आप उनके पास चले जाएं, पीएमएल पीपल्स पार्टी ये चाहती है। दूसरी तरफ आपको इस बात पर हैरत नहीं है कि अपोजिशन लीडर ही अगर मुल्क में मौजूद नहीं है तो अपोजिशन कैसे मुत्तहिद हो सकती है? आपको क्या अपोजिशन, आपने भी औरे साहब का तबसरा भी सुना और शाद साहब का भी सुना, वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि अपोजिशन चाहती ही नहीं है कि उनका इत्तेहाद हो जाए इस मौके पर, उनके मुफाद में भी नहीं है और इस तरह की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और कोशिश भी नहीं हो रही। तो क्या है अपोजिशन की ख्वाहिश और कोशिश, क्या चाहती है अपोजिशन? देखिए, पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब पे कमेंट करना चाहूँगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सदाकत अब्बासी साहब ने कि जी कभी कभार मजबूरन बाहर से तुर्की के प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो पिछली दफ़ा तो आपको याद है ना कि जब तुर्की के प्रेसिडेंट आए थे तो पीटीआई ने तो बाइकआउट किया था। उस वक्त उनको नहीं पता था कि जो है फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है और सरकारी मेहमान क्या होते हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि ख़ुद ये वज़ीर आज़म थे तो इनको आके मजबूरन बैठना पड़ा। एब्सेंट कई जगह पे एब्सेंट भी थे, ठीक है। तो मैं उस पर तो बात नहीं करूँगी कि जी आपको कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म के बग़ैर हुकूमत चलती तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर तो बात ही क्या है। जैसे सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, वज़रा हो ना हो कोई ना कोई जवाब दे देगा। मुराद सईद तो है हर सवाल का जवाब देने के लिए, और उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनका जो लहजा होता है, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो हाउस का बिज़नेस है वो ना चले। तो ये है इनकी संजीदगी मुल्की मामलात के ऊपर। दूसरी बात पे भी मैं ज़रूर कहूँगी, इन्होंने सिंध के सहाफ़ी का जिक्र किया। देखें, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। पहली तो बात है कि पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। आप 1 साल पुराना उनका बयान लेके आ रहे हैं। मैं कहती हूँ आप ये बताएं कि हमारे सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आईजी पुलिस को बदला जाए। हमें शक व शुबात हैं कि सिंध के अंदर जानबूझ के बदअमनी पैदा की जा रही है। हमारी एक MPA का भी कत्ल हुआ है और उसको भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। तो ये मुझे ये बताएं कि जो 5-5 IG पंजाब में तब्दील करते हैं, जब सिंध में हम बात करते हैं तो इसको हर चीज़ को बहरान बनाने की इनकी क्या आदत है? क्यों ये चाहते हैं कि सिंध के अंदर सिर्फ बहरान रहे और सिंध के अंदर बदअमनी रहे, और ये जो है जानबूझ के ऐसी सिचुएशन करते हैं? बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, कातिल पकड़े जाने चाहिए। ये भी देखना होगा कि उन सहाफ़ी से बयान दिलाने के पीछे और उनके कत्ल करने के पीछे कौन सी साजिश है और कौन है। ये बिल्कुल जो है मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर से हर जान बहुत साहब, अब आप तो इस मामले को एक और रंग दे रहे हैं ना। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पर बराह रास्त उन्होंने अपनी मौत से पहले इल्जाम लगाया था। मैं तो जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि
उनसे कोई बयान दिलवाया गया पीपल्स पार्टी के, कोई शख्स अपनी जान को इस तरह से खतरे में डालेगा कि वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्जाम लगा रहा हो? मतलब इसकी शफाफ तहकीकात का अगर मुतालबा है तो फिर इस तरह के बयानात तो शायद शफाफ तहकीकात को रोकेंगे। असद देखिए, मैं कह रही हूँ कि देखिए मैंने जवाब दिया है सदाकत अब्बासी साहब का। हम तो कह रहे हैं कि शफाफ तहकीकात हो। हमारा एक पॉइंट है, हम ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जानबूझ के बदअमनी पैदा की जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि आईजी को तब्दील किया जाए। मुझे बताएं कि क्या करें? यहाँ तो एक भैंस के घर में घुसने के ऊपर आईजी बदल जाता है, पंजाब में आईजी बदल जाते हैं, केपी में बदल जाते हैं। सिंध में ये इतना बड़ा मसला, आलमी मसला क्यों बन गया है? देखिए, अगर हम इस बात के डिमांड कर रहे हैं तो इसके ऊपर वफाकी हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपने अपने जिस एमपीए के इनकी बदनीयती भी नजर आ रही है। आपने जिस एमपीए के कत्ल के हवाले से आईजी पर मलबा डाल दिया कि उन्होंने उनको सिक्योरिटी नहीं दी थी, क्या उन्होंने, और उनकी अपनी फैमिली के लोगों की तरफ से अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर हुआ, क्या उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी कि मेरी सिक्योरिटी, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे खतरा है, और सिक्योरिटी दी और आईजी ने उनको सिक्योरिटी नहीं दी? जी 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 नहीं, सहर साहब सिक्योरिटी मांगी थी। नहीं, सहर साहब लिखा था, तो देखिए बाकायदा लेटर लिखा था, बाकायदा सिक्योरिटी मांगी थी। असद, अब आप तो तर्जुमान ना बने ना, सदाकत अभी यही है। मैंने उनकी बात बड़े तअम्मुल से सुनी, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे। देखिए, बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि ये आईजी वाला बहरान कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सिंध का आईनी हक नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इस हुकूमत क्या फेडरल गवर्नमेंट का आईनी हक नहीं है? देख, फेडरल गवर्नमेंट का हालात ये हैं, मैंने कहा ना कि जिस हुकूमत की बुनियाद झूठ पर हो, कि वजीर आजम साहब कराची तशरीफ ले जाते हैं, वादा करके जाते हैं, जाके फिर जाते हैं। जिस हुकूमत की बुनियाद झूठ हो, जिस हुकूमत की बुनियाद जो है वो झूठे वादे हों, जिस हुकूमत की बुनियाद जो है ऐसी ही हो कि इसने इंतशार फैलाना है, उससे आप किस चीज़ की तवक्को करते हैं? उस चीज़ को, यानी मुझे आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब, मैं तो कहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब तो पार्लियामेंट से मफरूर है और वज़रा गायब हैं, जहाँ पे ये हालात हों तो आप अवाम की जो मुश्किलात है, हम आते हैं, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल सही है। तो एक आर्गुमेंट तो ये है ना, हमेशा राब्ते भी करती है, इकट्ठी बैठती भी है और गुफ्तगू भी करती है। इसमें मैं समझती हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। ये सोचना है कि जी ऑपोजिशन इकट्ठी बैठेगी, जब यानी तो तय ये हुआ कि अगर लीडर ऑफ द हाउस होती है, अपना मंशूर होता है। और ये साहब, तो तय ये हुआ कि अगर लीडर ऑफ द हाउस में नहीं आ रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाउस को जो है या हुकूमत वज़ीर आज़म नहीं चला रहे बकौल सदाकत अब्बासी साहब के। और इसी तरह से अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। तो फिर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जरूरत क्या है? फिर ये निज़ाम क्यों है? फिर इस निज़ाम का स्ट्रक्चर यूं क्यों है अगर ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो असेंबली के अंदर ही काम करता है, उसके बाद उसका क्या काम है? क्या वो स्कीमें सैंक्शन करता है? क्या वो बजट बनाता है? क्या वो और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है? जबकि वज़ीर आज़म जो है वो तो उसका साथ अपोजिशन पूरा का पूरा गवर्नमेंट बिजनेस चल रहा होता है साथ उसका, वो तो इस मुल्क के अंदर मौजूद होता है। ऐसी पहली बात उसको आना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं, उसको आना चाहिए, इमरान खान साहब को उसके अंदर आना चाहिए। ये हमने बहुत गलत किस्म का रवैया डाल दिया हुआ है कि हम वहाँ नहीं आते, लेकिन वो खैर जैसा हमारी पार्लियामेंट्स का माहौल है। लेकिन ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो तुम लीडर ऑफ द उसको भी लेके आओ। लीडर ऑफ द अपोजिशन का और कोई काम है ही नहीं मुल्क के अंदर सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंट में बैठे, सिवाय इसके उसको रिप्रेजेंट करे, सिवाय उसके हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू करे। इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन, और वो तो मुल्क के अंदर भी नहीं है, वो तो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल के साथ अपोजिशन को चला रहा है। तो अब ये सियासत है, तबसरा करते हैं, लावल साहब करने दें उनको। जी शाह साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है जो औरिया साहब बात कर रहे हैं। वैसे तो देखें, ये बड़ी बुरी रिवायत है कि वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली में ख़ुद वादा करे, कहे कि मैं आया करूँगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं सवालात के जवाब दिया करूँगा, जिस तरह बरतानिया का वज़ीर आज़म देता है। और ये रिवायत हमारे यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डाली कि जी वो असम्बली से गायब रहते थे, बल्कि 6-6 महीने कैबिनेट मीटिंग भी नहीं करते थे। इससे पहले मोहम्मद खान जुनैद, जो इवन मुशर्रफ दौर के जो वज़ीर आज़म थे, जमाली साहब थे या शौकत अजीज़ थे, वो भी बैठा करते थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बाकायदगी से आते थे, सवालात के जवाब देते थे। ये रिवायत जो है ये बहुत बुरी रिवायत है। लेकिन
ये कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन जो डेलीगेशंस होते हैं उनसे भी मुलाकातें करनी हैं, बाकी जिस तरह औरिया साहब बता रहे हैं बहुत सारे काम करने हैं। ये कोई जवाब नहीं बनता कि वज़ीर आज़म चूँकि नहीं आ रहा है तो इसलिए अब लीडर अपोजिशन जो है मुल्क से बाहर बैठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गैर संजीदगी है अपोजिशन की, इसका जवाज़ कोई भी नहीं ढूंढा जा सकता, नहीं दिया जा सकता, वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। बात वही है जो मैंने कही है, और अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं है कि अपोजिशन जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत तो करती रहेगी, लेकिन ये आप तवक्को ना करें कि वो असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर ऐसी संजीदा अपोजिशन करेगी जिस तरह 70s की अपोजिशन करती थी या जिस तरह की एक रियल अपोजिशन होती है। ये एक फ्रेंडली अपोजिशन है, ज़ुबानी जो भी कहते रहें, लेकिन अमलन उन्होंने तामुन करना है इस हुकूमत से, 5 साल पूरे कराने हैं। जब इमरान खान साहब का अगर इरादा बन गया कबल वक्त इलेक्शन कराने का, हुकूमत तोड़ने का, असम्बली तोड़ने का, तो वो कर सकते हैं। अपोजिशन में ना दम है, ना अपोजिशन की कोई नीयत है, और ना अपोजिशन ऐसा करना चाहती है। 5 साल ज़रदारी साहब की हुकूमत ने पूरे किए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बड़े बड़े बहरान आए पूरे किए, ये हुकूमत भी पूरी करेगी और अपोजिशन पूरे कराएगी। अलबत्ता कोई गैर मामूली, अच्छा एक और सूरत है जिसको आप जहन में रखें, सिर्फ मुल्क के हालात की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान जिन बड़े मामलात में उलझा हुआ है, बड़े मामलात का जिसको सामना है, इंडिया की सूरत हाल हमारे सामने है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, ईरान की सूरत हाल हमारे सामने है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत का कोई इदारा भी हुकूमत समेत अफोर्ड करता है कि यहाँ गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी तब्दीली लाई जाए और यहाँ डिस्टर्ब किया जाए मामलात को, क्योंकि बड़े मामलात इस हुकूमत ने अभी उनको फेस भी कर रही है, रियासत भी फेस कर रही है, रियासत के इदारे भी कर रहे हैं, और किसी के मफाद में नहीं है कि यहाँ हुकूमत अचानक मार्च में एक तहरीक चल जाए, अप्रैल में तहरीक चल जाए, या अगले साल, इस साल अक्टूबर नवंबर में चल जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्कानात हैं। जो लोग भी ये बातें करते हैं वो या तो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, कौमी मामलात हैं, या फिर वो जानबूझ के सिर्फ मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, वरना कोई हालात है। तो औरिया साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन तब्दील होना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि हमने पिछली हुकूमत में देखा नवाज शरीफ साहब जब बाईपास कराने के लिए गए थे और 2-3 महीने के लिए वो चले गए थे, तो उस वक्त वज़ीर आज़म के बगैर भी हुकूमत चलती रही। मुतालबे उस वक्त भी हुए थे कि चूंकि वज़ीर आज़म नहीं, और डाउट्स भी थे, पता नहीं वो ऑपरेशन कराने गए हैं या हालात से घबरा के, बड़ी कॉन्स्पिरेसीज भी होती रही। तो अभी क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में जो अभी भी ये कहा जा रहा है कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तब्दील होने चाहिए? औरिया साहब से पहले अगर मैं अपनी राय दे दूं कि ये अपोजिशन का हक है कि वो अपने लीडर के बारे में फैसला करे, ये अपोजिशन हुकूमत का नहीं है, फैसला नहीं ठीक है जी। औरिया साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बंदा एक दफा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन लग जाए ना जी, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन लग जाए ना, उसकी जुबान में कोई ऐसी खुजली पड़ जाती है, उसको कैमरों के अंदर रहने की ऐसी आदत पड़ जाती है, ऐसी एडिक्शन हो जाती है, वो फिर रह नहीं सकता। ये फवाद चौधरी साहब के साथ मसला ये है, समझा, तो शेख रशीद साहब के साथ मसला है कि एक दफा वज़ीर इंफॉर्मेशन बन रह चुके हुए हैं, वो कैमरों के अंदर आ चुके हुए हैं, अब वो हर वक्त उनको कहीं ना कोई सूचता है। उनका बयान बिल्कुल वैसा ही है, फवाद चौधरी साहब रोज ऐसे बयान देते रहते हैं। मैं तो उनको सिर्फ बुनियादी तौर पर वो भटका हुआ आहू कहता हूँ कि वो जो भटका हुआ आहू होता है ना, जो उस वक्त बस निकला है तो बस ठीक है। उनको अच्छा लगता है कैमरे के सामने आना, क्योंकि एक दफा उनको आदत पड़ चुकी है आने की, इसलिए वो देते जी जी जी। सैर साहबा कुछ ऐड करना चाह रही हूँ आखिर में? लेकिन बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि आप 10 तौजीह जो है बना लें, लेकिन असल चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म साहब अगर अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हम तो अगर चाहते हैं ना कि गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत चली जाए, तो हम वही तरीके अख्तियार करते हैं कि हम कहते हैं हुंडी से पैसा भेजो, हम कहते हैं बिजली के बिल ना जमा कराओ, हम ये कहते हैं कि जी बिल जला दो, तो हम वही सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाओ। ये नहीं कहा अपोजिशन ने। आप अपोजिशन की संजीदगी को सामने रखें और हुकूमत की नाअहली को सामने रखें। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है।
अगर वो पार्लियामेंट में आएंगे, उनको आवाम के मसाइल सुनने को मिलेगा, तो उन्हें पता लगेगा कि ये जो आप जिस रह रहे हैं ना हॉल में, उससे बाहर बड़ी तबाही है, उससे बाहर बड़ा कर्ब है, उससे बाहर बड़ी तकलीफ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो असद मैं कहना चाह रही थी, हम हर चीज़ पे गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन आज वुहान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि इस बात के मुंतजर हैं कि उनको वतन वापस लाया जाए, वो मरीज नहीं है, उनको बिल्कुल सही कोई है। बीमारी राहत नहीं है। हम बात करते हैं कि वुहान में जो मसला है, इस पर हम कई मरतबा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहबा और या मकबूल जान साहब, सदाकत लिबास साहब और शादा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।